प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग द्वितीय की इस व्याख्यान माला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छी तरह से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम नाटककार एकांकीकार लक्ष्मी नारायण लाल और उनकी एकांकी काल पुरुष और अजंता की नर्तकी नामक एकांकी का अध्ययन करेंगे। इन दोनों पे चर्चा करेंगे, लेकिन आज की चर्चा में ये पूरा विषय शामिल नहीं होगा। आज हम लक्ष्मी नारायण लाल, जो कि आपके सामने एक एकांकीकार के रूप में यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करेंगे। यदि व्यक्तित्व पर चर्चा आज पूरी नहीं होती है, कृतित्व पर आज चर्चा पूरी नहीं होती है, तो अगले व्याख्यान में हम इसको पूरा करेंगे। तो इस तरह से कई चरणों में हमारा ये व्याख्यान चलेगा। एकांकी और लेखक या एकांकीकार दोनों का परिचय, दोनों का अध्ययन करना हमारा उद्देश्य यहाँ रहेगा। लक्ष्मी नारायण लाल एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इनका जन्म 4 मार्च 1927 को हुआ। उत्तर प्रदेश के जलालपुर नामक स्थान में, जो कि जिला बस्ती में पड़ता है, उसमें आपने जन्म लिया और दिल्ली में आपका स्वर्गवास सन 1987 में 20 नवंबर को हो गया था। जहाँ तक बचपन का सवाल है, आपका बचपन ग्रामीण परिवेश में ही बीता और उसी का ये परिणाम रहा कि आपने रामलीला, नौटंकी, विदेशिया नामक जो लोक नाट्य की विधियाँ होती है या शैलियाँ होती है, उनसे आप परिचित रहे और इनका प्रभाव आगे तक रहा। ये बात आगे चर्चा करेंगे हम। उससे पहले इनकी पढ़ाई पर आते हैं। आपने एमए किया, पीएचडी की और यहीं आकर के नहीं रुके, बल्कि एक और शोध ग्रंथ लिखा, जो कि हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास नाम से था। हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास नाम से था। उस पर आपको डी फिल की उपाधि भी मिली। नाटक वगैरह की जो इनकी रुचि है, वो बचपन में ही पैदा हो गई थी। मैं पहले बता चुका हूँ ये बात कि ग्रामीण परिवेश में थे, तो बहुत सी स्थानीय या लोक जो नाट्य विधाएं हैं, उनसे आपका परिचय हो गया था। यही कारण रहा है कि इनकी जो भी रचनाएं बाद में आई, उन सब पर इन भारतीय परंपराओं का प्रभाव हमको निश्चित रूप से दिखाई देता है। इनकी जड़ें, इनके सृजन की जड़ें, इनकी चिंतन की जड़ें भारतीय परंपराओं में ही बनी रही और इनका मूल जो है वो आधार भारतीय जनजीवन बना रहा। इसके बाद जब थोड़े बड़े हो गए, पढ़ाई पूरी कर ली, तो आपने आकाशवाणी में प्रोड्यूसर का काम भी किया, ड्रामा प्रोड्यूसर का काम भी किया। चूँकि नाटक वगैरह में रुचि थी, नाटक लिख भी रहे थे, नाटक में अभिनय भी कर रहे थे, नाटक में निर्देशन का कार्य भी आपने किया,
तो आकाशवाणी में ड्रामा प्रोड्यूसर रहने के साथ आपने कॉलेजों में नाट्य विषय का अध्यापन भी किया और 1958 में आपने इलाहाबाद में नाट्य कला केंद्र की स्थापना की, जिसमें प्रशिक्षण का कार्य भी होता था और मंचन का या प्रदर्शन का कार्य भी होता था। इसके अलावा 1967 में आपने दिल्ली में भी एक इसी तरह की संस्था स्थापित की, जिसका नाम संवाद रखा गया। वो भी काफ़ी सफल रही। काफ़ी तंगी में रहते हुए भी आपने इनका संचालन किया। तो ये तो था इनका एक संक्षिप्त जीवन कि कहाँ पैदा हुए, किस तरह का जीवन इन्होंने जिया, शहरी परिवेश में रहे या ग्रामीण परिवेश में हुए। हालांकि इनके नाटकों में, एकांकियों में शहरी परिवेश की एकांकियाँ मिलती है, नाटक मिलते हैं, लेकिन बचपन इनका ग्रामीण परिवेश में बीता। अब इनका रचनात्मक परिचय लेते हैं, कृतित्व जिसको हम कह सकते हैं। ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि आप एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और एकांकी आपके यहाँ होने से आप ये तो जानते हैं, ये एकांकीकार या नाटककार रहे हैं। इस रूप में इनकी प्रसिद्धि रही है, क्योंकि हमारे सामने सर्वप्रथम जो बात आती है, जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं, जिस विधा को हम पढ़ते हैं और उसका लेखक का नाम देखते हैं, तो हमारे दिमाग में एक जो छवि बनती है वो ये बनती है कि वो यदि कहानी पढ़ी है तो उसको कहानीकार मानेंगे, एकांकी पढ़ी है तो उसको एकांकीकार मानेंगे, या अन्य कोई विधा पढ़ी है तो उस विधा का रचनाकार उसको मानेंगे कि वो वैसी रचनाएं करता होगा। तो आपने नाटक और एकांकियां तो लिखी ही लिखी, इसके साथ साथ आप कहानीकार भी थे। आपने उपन्यास भी लिखे। चलिए, ये तो मूलतः साहित्यकार की एक रचना की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपका अध्ययन अध्यापन इतना ज़बरदस्त था कि आपने समीक्षक की भूमिका भी बहुत अच्छी तरह से निर्वहन की। समीक्षाएं भी खूब है, शोध ग्रंथ भी आपके हैं। ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि आपने एक शोध ग्रंथ भी लिखा था डी.फिल में। अब इनकी रचनाओं के बारे में आते हैं। हालांकि नाटक और एकांकियों की विशेषताओं के बारे में और उसकी संख्या के बारे में कौन कौन से थे वो हम आगे पढ़ेंगे, यदि संभव हुआ तो आज, अन्यथा अगले वार्ता में हम पढ़ेंगे। मैं प्रथमतः लेता हूँ इनके नाटकों के बारे में। आपने लगभग 35 पूर्णकालिक नाटकों की रचना की, जिनमें से अनेक नाटकों का बहुत से प्रसिद्ध निर्देशकों द्वारा मंचन भी किया गया। तो ये इनके नाटकों की विशेषता थी। इतने अच्छे नाटक थे कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े निर्देशक इनके नाटकों को मंचित करना चाहते थे और किया भी। और आपने स्वयं ने इस क्षेत्र में काम किया। नाटक लिखने के अलावा नाटकों का निर्देशन भी किया और स्वयं नाटकों में अभिनय भी किया। ऐसा माना जाता है कि इनका नाटक, प्रथम नाटक अंधा कुआं जो है 1955 में छपा था, लेकिन इन्होंने 1950 में ताजमहल के आंसू नामक नाटक विश्वविद्यालय की पत्रिका में छपवा दिया था और उसका मंचन भी वहाँ बाद में हुआ। अब हम नाटक और एकांकी को तो इतना करके यहाँ छोड़ देते हैं, उसको बाद में लेंगे, क्योंकि मूलतः हम इनका ध्यान नाटक और एकांकियों पे ही रखना चाहेंगे। तो ये कहा है कि ये कहानीकार भी थे, ये उपन्यासकार भी थे, अर्थात ये कथा साहित्य के भी अच्छे मर्मज्ञ भी थे और रचनाकार भी थे। और ये नहीं है कि इन्होंने कोई 2, 4, 5 कहानियाँ और उपन्यास लिखे होंगे।
इन्होंने बहुत सी कहानियाँ और बहुत से उपन्यास लिखे, लगभग 14 के आसपास आपने उपन्यास लिखे होंगे, और 8 के आसपास इनके कहानी संग्रह छपे हैं। तो देखिए कितनी अधिक संख्या है। प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, उनके भी 12 के आसपास उपन्यास थे। हालांकि कुल मिला के देखा जाए तो 15-16 चले जाती है संख्या, लेकिन इनकी भी संख्या उपन्यासों की कम नहीं थी। लेकिन जानते कैसे हम? नाटककार के रूप में। और आपने जो उपन्यास लिखे उनमें से कुछ उपन्यासों की मैं चर्चा करूँगा, सबकी तो नहीं कर सकते। आपने धरती की आंखें 1951 में उपन्यास लिखा, रूपा जीवा जो 1959 में लिखा गया था, मन वृंदावन भी आपने लिखा, इसका सन मेरे को ध्यान नहीं है, बसंत की प्रतीक्षा जो 1975 में लिखा गया था, श्रृंगार नामक उपन्यास भी 1975 में लिखा था, और देवीना नाम का उपन्यास 1976 में लिखा था, और सबसे बाद में आपने पुरुषोत्तम नामक उपन्यास को भी लिखा था। तो इस तरह से ये 7-8 उपन्यास मैं आपको यहाँ नाम बता रहा हूँ, ताकि 1-2 आप जब परिचय लिखें तो लिख सकें उसमें। अब इनके उपन्यासों में क्या खासियत रही होगी? नाटकों की, एकांकियों की खासियत हम बाद में पढ़ेंगे। इन्होंने लगभग दर्जनभर उपन्यासों की रचना की, ये तो हम चर्चा कर चुके हैं। इन नाटकों में, इन कहानियों में, इन उपन्यासों में मध्यम वर्गीय नागरिक जीवन की पृष्ठभूमि रखी गई अधिकांशतः, और कभी कभार ग्रामीण जीवन की पृष्ठभूमि भी आपके उपन्यासों में मिल जाती है। तो ये तो हुई पृष्ठभूमि की बात कि इन्होंने विषय को किस रूप में एक अपने उपन्यासों में लिया। इसके अलावा जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रेम और उस प्रेम की मनोदशाओं का चित्रण भी आपके उपन्यासों में बखूबी मिलता है। जीवन के यथार्थ की मार्मिक झांकी आपके उपन्यासों में बहुत अच्छी तरह से दिखाई गई है। खाली कल्पनालोक नहीं, बल्कि जीवन का यथार्थ इसमें दिखाया गया है। और जब जीवन का यथार्थ दिखाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें द्वंद्व आएगा। चूंकि आप भारतीय संस्कृति में पले बड़े थे, और जब आप बड़े हुए और रचनाकार हुए तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी हमारे में आ गया था। तो इनमें संस्कृति संघर्ष का जो द्वंद्व था वो इनके उपन्यासों में स्पष्टतः दिखाई देता है। इसके अलावा नई परिस्थितियों व पुराने और रूढ़ जो आदर्श थे उनके मध्य भी संघर्ष दिखता है। तो जब संघर्ष होता है तो समस्याएं भी आती हैं। तो नई और पुरानी जो समस्याएं थी उनका निरूपण भी आपने किया, और उन समस्याओं का मात्र बाहरी निरूपण ही नहीं किया, बल्कि आपने उनका आंतरिक या मानसिक निरूपण भी किया। तो दोनों तरह का निरूपण नई और पुरानी समस्याओं का आपने किया। और लोक जीवन व लोक तत्व का समावेश आपकी शैली में मिल जाता है। इसके साथ साथ प्रतीकात्मकता भी इनके उपन्यासों की शैली की खासियत रही है। इसके बाद आते हैं इनकी कहानियों पर। इनकी कहानियों में 8 कहानी संग्रह प्रमुख रहे हैं, जैसे आने वाला कल जो 1957 में छपा था, लेडी डॉक्टर जो 1958 में छपा था, सूने आंगन, रस वर्षे 1960 में छपा था, नए स्वर नई रेखाएं
एक और कहानी, एक बूंद जल, ये 3 कहानी के जो संग्रह है वो और आए। उसके बाद इनका मेरी प्रतिनिधि कहानियाँ नामक एक संग्रह भी आया, और एक 1974 में इनका कहानी संग्रह आया था, डाकू आए थे। नाम बड़ा अजीब लगता है, लेकिन कहानी संग्रह है। इनकी कहानियों में भी लगभग वही विशेषताएं पाई जाती है जो कि इनके उपन्यास में पाई जाती है। हाँ, आकार में छोटी है, गति तीव्र है, और ऐसी समस्याएं जो कि उपन्यास में वो नहीं उठा पाए, उन समस्याओं को आपने सहज रूप से कहानियों में उठा दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी कहानियाँ सहज अनुभवों की कहानियाँ थी, या सहज अनुभूति की कहानियाँ थी। नारी और पुरुष के संबंधों का जो मनोविज्ञान होता है वो आपकी कहानियों में उजागर होता है। इसके अलावा गांवों की जो जटिल आर्थिक समस्याएं हैं उनको भी आपने अपनी कहानियों में स्थान दिया, उनके समाधान की तरफ भी आप जाते हुए दिखाई देते हैं। बाकी सब जो बातें हैं वो उपन्यास के अंतर्गत मैंने बता दी है। इसके अलावा आपने समीक्षा भी खूब की, कहानियों पर भी शोध ग्रंथ लिखा, जिसके लिए तो आपको मैं कह रहा हूँ कि इनको जो डी फिल नामक उपाधि जो है वो प्राप्त हुई थी, जो पीएचडी के बाद मिलती है। तो आपने समीक्षाएं भी कम नहीं की। उनमें से कुछ प्रमुख समीक्षाएं या शोध ग्रंथ तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसका नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा। इसके अलावा आपकी समीक्षात्मक जो पुस्तकें हैं वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आधुनिक हिंदी कहानी के रूप में आपने एक समीक्षा ग्रंथ लिखा। रंगमंच और नाटक की भूमिका, इसमें आपने रंगमंच और नाटक पर या उसकी भूमिका पर अपनी जो है अध्ययन को यहाँ हमारे सामने रखा है। पारसी हिंदी रंगमंच, इसमें पारसी जो रंगमंच था उसके प्रभाव को हमारे सामने इन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से, इस रचना के माध्यम से रखा है। आधुनिक हिंदी और रंगमंच, तो हिंदी और रंगमंच के जो सह संबंध है वो इसमें आपने बताया है। रंगमंच देखना और जानना, ये एक उत्सुकतापूर्ण आलोचनात्मक रचना है जो कि हमको रंगमंच को देखने और जानने के बारे में बताती है। इसी के साथ यहाँ मैं अपनी इस बात को विराम दूंगा, लेकिन इससे पहले, विराम देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सब के अलावा आपने निर्देशन का कार्य भी किया था और अभिनय का कार्य भी किया था। मादा कैक्टस नाम के एक प्रसिद्ध नाटक का निर्देशन आपने किया था। तो इसी के साथ आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। कल हम इनके नाटक और एकांकी पर चर्चा करेंगे और उनकी विशेषताएं क्या थी उनकी चर्चा करेंगे। और यदि उसके बावजूद ये लगा कि और कुछ बताया जा सकता है तो जो एकांकी आपके पाठ्यक्रम में है उसकी विशेषताओं, उसका जो संक्षेप है, उसका जो उद्देश्य है, जिस एकांकीकार संग्रह करने वाले ने बताया है उसके अनुसार भी करेंगे। कुछ हम अपनी तरफ से और भी उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।